हाँ, वो तो हमने बाद में थोड़ा बताया लैंग्वेज और फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज के बारे में। उससे पहले हमने लैंग्वेज स्किल्स की चर्चा की थी। हाँ, और यानी हमने देखा था कि वे में कैटेगराइज द 4 लैंग्वेज स्किल्स इनटू वेरियस वेज। कई सारे नाम बताए थे आपको हमने, नहीं? वैसे तो लैंग्वेज स्किल्स कितने हैं? 4, LSRW, यही है ना? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। लेकिन उसे हमने कितने सारे नाम दिए थे, टर्म दिए थे, जिसमें हमने उसे कैटेगराइज किया था। दो दो ही थे, जैसे प्रोडक्टिव स्किल, रिसेप्टिव स्किल, एक्टिव स्किल और पैसिव स्किल। और अगर अदर वेज में कहें तो इसको ऑरल वोरल स्किल और ग्राफिक मोटर स्किल्स। इस प्रॉपर स्किल्स और दो और बताया था ना, प्रॉपर और कैजुअल स्किल्स। हाँ, तो इस तरह कई सारे तरीके हैं इसको कैटेगराइज करने के, जो हमने उस क्लास में पढ़ा था। इसके बाद कहते हैं कि फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज के फॉर्म्स। तो अ लैंग्वेज नॉर्मली प्रोसीड्स फ्रॉम द स्पोकन लैंग्वेज टू द रिटन लैंग्वेज। कहते हैं कोई भी भाषा कैसे प्रोसीड करती है, पहले हम उसे बोलना सीखते हैं, फिर लिखना सीखते हैं। यानी प्रोसीड्स फ्रॉम द स्पोकन टू रिटन लैंग्वेज। सो इट हैज टू फॉर्म्स, स्पोकन लैंग्वेज और नहीं, एंड स्पोकन लैंग्वेज एंड रिटन लैंग्वेज। फिर इसी की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है लैंग्वेज की, कि लैंग्वेज इज ए सिस्टम ऑफ सिस्टम्स। क्या कहते हैं इसको? लैंग्वेज इज ए सिस्टम ऑफ सिस्टम्स। यानी ए लैंग्वेज इज ए सिस्टम। लैंग्वेज एक सिस्टम है, और सिस्टम भी कैसा है? सिंपल नहीं है, कॉम्प्लेक्स है। लैंग्वेज इज ए कॉम्प्लेक्स होल लाइक द ह्यूमन बॉडी। जो ह्यूमन बॉडी के जैसे अदर सिस्टम्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसी तरह ये लैंग्वेज भी एक सिस्टम है और एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। इसमें कहते हैं कि द सिस्टम ऑफ लैंग्वेज फंक्शंस थ्रू साउंड्स, वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर। इसका क्या सिस्टम है? पहले साउंड, फिर वर्ड और फिर स्ट्रक्चर। यानी फंक्शंस थ्रू साउंड, वर्ड एंड स्ट्रक्चर्स। यानी कह सकते हैं कि द सिस्टम ऑफ लैंग्वेज फंक्शंस थ्रू साउंड्स, वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर। These are integrated with one another and constitute the complex whole which is language. A language is a system of phonetics, grammar, and vocabulary which themselves are systems. यानी साउंड से क्या बनते हैं? वर्ड्स, एंड वर्ड्स से स्ट्रक्चर, और ये सब मिलते हैं तो क्या बनते हैं? एक दूसरे के साथ एक सेंटेंस बनाते हैं और फिर भाषा बनती है, यानी दैट इज लैंग्वेज। इसमें साउंड्स का भी उतना ही कोऑपरेशन होता है, वर्ड्स का भी और स्ट्रक्चर का भी। तो कह सकते हैं कि लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ फोनेटिक्स। फोनेटिक्स मीन्स साउंड, और फिर ग्रामर एंड वैकेबुलरी। तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं। क्या क्या? फोनेटिक्स, ग्रामर एंड वैकेबुलरी। धीरे धीरे। नाउ करें सिस्टम में जो क्या क्या चीजें हैं, इसको आप कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज भी कह सकते हो, या फिर सिस्टम ऑफ लैंग्वेज भी कह सकते हो। देर हो गई नहीं?
इसमें पहला क्या है इसमें फोनोलॉजी। मेरी स्क्रीन थोड़ी डिस्टर्ब हो जा रही थी। फोनोलॉजी मीन्स आप समझ रहे हो? फोनोलॉजी क्या होता है, किससे रिलेटेड है? हाँ, आप बताओ। ठीक बता रहे हो। हाँ, साउंड से रिलेटेड है। फोनेटिक्स साउंड से ही रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर हमने कहा कि सबसे पहले जो चीज आती है सिस्टम में वो क्या है, साउंड है। इसीलिए कंपोनेंट्स में भी पहला क्या है, फोनोलॉजी ही है। द साउंड सिस्टम ऑफ ए लैंग्वेज इज कॉल्ड फोनोलॉजी। लैंग्वेज हैज ए सेट ऑफ साउंड्स peculiar to it, से मतलब क्या है नहीं है। आप ऐसे कह सकते हो कि द साउंड सिस्टम ऑफ ए लैंग्वेज इज कॉल्ड फोनोलॉजी। लैंग्वेज हैज ए सेट ऑफ साउंड्स। द sound stands for words. The word stand for object, ideas और processes etc. एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे पेन हो गया, एडवाइस हो गया, रिलेटिव है, बुक है, चेयर है, मेज है, कुछ भी है। सब क्या है, सबकी अपनी अपनी मीनिंग है, सबका एक अर्थ है। पहले तो हमने कल कहा था ना कि लैंग्वेज है इज आर्बिट्रेरी, यानी हमने उसको अपनी ओर से एक लेबलिंग की हुई है, अपनी ओर से एक नाम दिया हुआ है और उससे उसका अर्थ जोड़ दिया है। वैसे उसका कोई अपना अर्थ नहीं होता। जैसे हम लोगों का नाम किसी ने रख दिया, किसी का दीक्षा, किसी का दीपाली, किसी का डॉली, किसी ने रख दिया ताकि आपकी पहचान हो उससे। ऐसा नहीं है कि उसकी हर जगह वही नाम होगा या वही लैंग्वेज, उस हर भाषा में उसी का यूज होगा। इसलिए कहा था कि लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी। लेकिन हम यहाँ कह सकते हैं कि लैंग्वेज जो फोनोलॉजी है इसमें साउंड से चूंकि वर्ड्स बनते हैं और वर्ड, हर किसी ऑब्जेक्ट के लिए एक वर्ड होता है जिसका कोई अर्थ होता है। ईच वर्ड हैज ए मीनिंग। यानी इसमें आप इतना ही लिख सकते हो कि द साउंड सिस्टम ऑफ ए लैंग्वेज इज कॉल्ड फोनोलॉजी। लैंग्वेज हैज ए सेट ऑफ साउंड्स। It the sound stands for words, the words stand for object, ideas, process, etc. For example, आप जितने भी वर्ड लिखो अपनी मर्जी से, each word has a meaning. फोनोलॉजी ये है। सेकंड कंपोनेंट या सेकंड सिस्टम में जो इसका पार्ट है वो है मॉर्फोलॉजी। साइंस वाले स्टूडेंट्स, आपको पता होगा मॉर्फोलॉजी क्या होती है। आपने जूलॉजी बॉटनी में मॉर्फोलॉजी वर्ड सुना होगा। ये तो लैंग्वेज में है। साइंस वालों से पूछ रहे हैं, उन्होंने मॉर्फोलॉजी वहां देखा जूलॉजी बॉटनी में। मॉर्फोलॉजी क्या होती है, साइंस वाला कोई है इसमें? नहीं। मॉर्फोलॉजी, एनाटोमी, हिस्टोलॉजी, ये सब साइटोलॉजी, ये सब वर्ड्स यूज होते हैं ना जूलॉजी बॉटनी में। तो उसमें मॉर्फोलॉजी से क्या मतलब होता है? उसमें मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर जो एक्सटर्नल जो दिखता है एक्सटर्नली, उससे मतलब होता है, आकारिकी जो हिंदी में बोलते हैं। और एनाटोमी से क्या मतलब होता है? जो
आंतरिक स्ट्रक्चर है, आंतरिक जो रचना होती है उसको हम एनाटॉमी के अंतर्गत पढ़ते हैं, और मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में। लेकिन लैंग्वेज में क्या है कि वर्ड्स, व्हाट दे आर, their formation and their various changes in their form is called morphology. Words, what they are, their formation and their various changes in their form is called morphology. अब नाउ मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत क्या मॉर्फिम्स आते हैं, जो आप बता रहे हो ना स्मॉलेस्ट यूनिट, वो क्या है मॉर्फिम्स, बताओ कौन बता रहे थे अभी? प्रीफिक्स और सफिक्स तो होता है। हाँ, मॉर्फिम्स क्या होते हैं? हाँ, और मॉर्फिम, हाँ बोलो। जैसे मॉर्फिम, हाँ बताओ कौन बता रहे हैं? हाँ, जैसे आप ब्रेक ले लो, ब्रेक को आप तोड़ सकते हो, BREAK, ब्रेक तोड़ना है, कोई ले लेते हैं हम ब्रेक, उसको तोड़ सकते हैं छोटे में? नहीं, नहीं तोड़ सकते ना। तो क्या है मॉर्फिम, यानी मॉर्फोलॉजी में आप मॉर्फिम की इम्पोर्टेंस पढ़ते हैं, लेकिन मॉर्फिम है क्या ये बताओ पहले। अगर किसी को पता है तो। कहते हैं मॉर्फिम इज द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट इन ए लैंग्वेज। मॉर्फिम इज द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ ए लैंग्वेज। और भी कहते हैं कि ए मॉर्फिम इज नॉट नेसेसरीली द सेम एज ए वर्ड। अब कुछ समझ में आया? व्हाट इज मॉर्फिम? जो बोल रही थी वो कहाँ चली गई? हम बताओ। डॉग का ले सकते हैं तो फिर इसमें प्रीफिक्स सफिक्स कैसे लगाएंगे? बताओ। तो फ्री वाले क्या होंगे अभी तो बताओ। फ्री मॉर्फिम्स कैन स्टैंड अलोन विथ ए स्पेसिफिक मीनिंग। हम्म इसमें कहते हैं कि ए मॉर्फिम इज ए शॉर्ट सेगमेंट ऑफ लैंग्वेज दैट मीन्स meets थ्री बेसिक क्राइटेरिया। यानी ये लैंग्वेज का सबसे छोटा सेगमेंट होता है जिसमें तीन बेसिक क्राइटेरिया होते हैं। पहला, इट इज ए वर्ड और ए पार्ट ऑफ ए वर्ड दैट हैज मीनिंग। समझ गए? इट इज ए वर्ड और ए पार्ट ऑफ ए वर्ड दैट हैज मीनिंग। सेकेंड है, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इंटू स्मॉलर मीनिंगफुल सेगमेंट्स। It cannot be divided into smaller meaningful segments without changing its meaning or leaving a meaningless remainder. Third, it has relatively the same stable meaning in different verbal environments. यानी आप एक दो तो इजीली समझ सकते हो कि यह सबसे छोटा पार्ट होता है और इसका अपना अर्थ होता है। ये वर्ड भी हो सकता है या वर्ड का पार्ट हो सकता है ना कि मॉर्फिम शॉर्ट सेगमेंट है लैंग्वेज का या स्मॉलेस्ट सेगमेंट है लैंग्वेज का, लेकिन इस वर्ड भी हो सकता है या वर्ड का पार्ट भी हो सकता है, और या उससे छोटे उससे भी छोटे सेगमेंट में इसको नहीं बांट सकते हैं बिना इसके अर्थ में चेंज लाए।
यानी इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर मीनिंगफुल सेगमेंट्स विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। तो अब जो कह रहे हो कि फ्री एंड बाउंड मॉर्फिम्स, तो इसमें कहते हैं कि जैसे ब्रेक हमने बोला, इसमें ब्रेक का मीन्स होता है, क्या होता है, कुछ होता है ना, तोड़ना। तो ब्रेक जो है वो क्या है, फ्री मॉर्फिम है। अब इसमें हम आगे भी लगा सकते हैं और पीछे भी लगा सकते हैं। जो आगे लगाते हैं, मान लो अन, UN लगा दिया, और पीछे लगा दिया ABLE, अनब्रेकेबल। तो इसमें क्या है, दोनों लगा दिया हमने, प्रीफिक्स भी और सफिक्स भी लगाया ना, नहीं लगाया, बोलते नहीं हो। अनब्रेकेबल नहीं हो गया वो, तो जो पहले लगाया उसको क्या कहते हैं, प्रीफिक्स, और जो बाद में लगाया वो सफिक्स। तो इस तरह एफिक्सेज कितने तरह के हो गए, 2 टाइप के। वैसे कॉम उसको जनरल क्या कहेंगे, अफिक्स, AFFIX, एफिक्स। तो यानी 2 तरह के एफिक्स हो गए, प्रीफिक्स और सफिक्स, या सफिक्स एंड प्रीफिक्स, जैसे भी बोलना हो बोलो। इसी तरह ईट का ले सकते हो, डेट का ले सकते हो, वीक का, माने जो भी है इस तरह ले सकते हैं हम। यानी फ्री मॉर्फिम्स कैन स्टैंड एलोन विथ ए स्पेसिफिक मीनिंग। जैसे हमने क्लॉज का बताया था कि क्लॉज क्या है, उसका अपना अर्थ होता है। इसी तरह फ्री मॉर्फिम का भी अपना अर्थ होता है, वो खुद कंप्लीट होता है। लेकिन जो बाउंड मॉर्फिम्स है वह अपना अर्थ नहीं रखते। बाउंड मॉर्फिम्स कैन नॉट स्टैंड अलोन विथ मीनिंग। मॉर्फिम्स आर कंप्राइज्ड ऑफ 2 सेपरेट क्लासेस कॉल्ड बेस, रूट। कुछ भी आपको जो फ्री जो मॉर्फिम है उसको और भी किस किस नाम से जानते हैं, उसको बेस भी बोल सकते हैं, रूट भी बोल सकते हैं। यानी जो फ्री मॉर्फिम है वो बेस मॉर्फिम भी कह सकते हैं, उसको रूट भी बोल सकते हैं, ROOT, रूट। A base or root is a morpheme in a word that gives the word its principal meaning. इसको फ्री बेस भी बोलते हैं। जैसे कहते हैं an example of a free base morpheme is women. women में अगर आप in the word क्या को womanly कह दिया, WAMAN में LY लगा दिया, तो इसमें फ्री या रूट इसका क्या है, women। और जब LY लगा दिया इसमें तो क्या हो गया, उसमें हमने दूसरा मॉर्फिम लगाया जो बाउंड मॉर्फिम है। इस तरह और भी ढेर सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे ए फिक्स दैट कम्स आफ्टर ए बेस। यानी जो आपका वर्ड है जो फ्री है मॉर्फिम, उसमें आप जो बाद में लगाते हो उसको क्या बोलते हैं, सफिक्स। और जो पहले लगाते हैं उसको प्रीफिक्स बोलते हैं ना। प्रीफिक्स की स्पेलिंग क्या होती है, डॉली। हाँ, प्रीफिक्स, ठीक। तो हम कुछ शब्द बोल रहे हूँ, उसमें आप बताओ कि कौन इसमें प्रीफिक्स है या सफिक्स है। जैसे हमने कहा हैप्पीली, हैप्पीली, HAPPILY, इसमें हमने क्या लगाया, सफिक्स लगाया। और हैप्पी की स्पेलिंग में क्या हो जाएगा, क्या चेंज आएगा, हाँ, Y की जगह पे I आ जाएगा। और हेल्दी में की बजाय हमने कहा अनहेल्दी, तो इसमें क्या लगाया हमने, प्रीफिक्स। हाँ, इसी तरह हमने गार्डन में ER लगा दिया, गार्डनर कर दिया, सफिक्स हो गया। हाँ, और इसका अर्थ भी बदल जाता है ना। जैसे गार्डन है तो क्या है, प्लेस है कोई, है ना। गार्डन मीन्स प्लेस ही तो होगा कोई जहाँ फूल पौधे लगे होंगे। मतलब ER लगा दिया तो क्या हो गया, इसकी मीनिंग भी चेंज हो गया।
क्या हो गया अर्थ? हाँ, एक किसमें चेंज हो गया, उसका अलग अर्थ हो गया, माली हो गया। गार्डनर का अर्थ क्या होता है? माली। हाँ, इसी तरह मान लो हमने काइंड बोला, KIND, काइंड, और उसमें लगा दिया नेस, काइंडनेस, NESS, तो इसका भी अर्थ चेंज हो गया। चेंज हुआ ना, क्या लगाया हमने इसमें? सफिक्स। तो काइंडनेस का मतलब क्या होता है? एक किसमें चेंज हो गया? एंड नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव तो याद होगा, भूल गए? हाँ, काइंडनेस किसमें चेंज हो गया? जब हमने इसमें सफिक्स लगा दिया तो ये वर्ड भी चेंज हो गया और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी चेंज हो, ये एडजेक्टिव में चेंज हो गया। इसी तरह रिगार्ड में हमने डिस लगा दिया, DIS, तो डिसरिगार्ड हो गया। तो ये क्या हो गया? प्रीफिक्स। तो इस तरह आपने देखा कि एक मॉर्फिम जो है, एक फ्री भी है और दूसरा बाउंड है, और बाउंड के अंतर्गत सफिक्सेज आते हैं, प्री हो या प्रीफिक्स हो या सफिक्स हो। और इसमें और भी कहते हैं कि कुछ लोगों ने इसे दो और तरह से बांटा है। इसको कहते हैं डेरिवेशनल एफिक्सेज और इनफ्लेक्शनल एफिक्सेज। ये पढ़ा है मैंने। अभी तक तो हमने दो तरह के एफिक्स पढ़े, प्रीफिक्स और सफिक्स। ये उन्हीं चीजों को दूसरे अर्थों में बांट रहा है, लेकिन अर्थ तो वही होंगे, नाम अलग अलग हैं। जैसे डेरिवेशनल, डेराइव से डेरिवेशनल, DERIVATIONAL, डेरिवेशनल एफिक्सेज। एंड दूसरा है इनफ्लेक्शनल, INFLECTIONAL, इनफ्लेक्शनल। आप कहते हैं डेरिवेशनल एफिक्सेज सर्व टू आफ्टर द मीनिंग ऑफ ए वर्ड बाय बिल्डिंग ऑन ए बेस। थोड़ा टफ हो रहा है, भारी हिंदी। जैसे हमने अनहेल्दी बोला, तो इससे क्या हो गया? हेल्दी मीन्स क्या होता है? स्वस्थ। और अनहेल्दी बोला तो क्या हो गया? अस्वस्थ, यानी नॉट हेल्दी। तो कहते हैं कि ये जो है ये चेंज कर देता है, यानी मीनिंग ही चेंज कर देता है। और जब मीनिंग चेंज कर देता है तो ऐसे इसे क्या कहते हैं? डेरिवेशनल एफिक्सेज। यानी जिस एफिक्स को लगाने से शब्द का अर्थ चेंज हो जाता है उसे डेरिवेशनल एफिक्सेज कहते हैं। जैसे द एडिशन ऑफ द सफिक्स ER, जैसे हमने गार्डन में ER लगाया था, तो क्या हो गया था? गार्डनर। हम्म। अच्छा, तो एक है ना कि इसमें भी इसका अर्थ चेंज हो जा रहा है। तो कहते हैं कि it should be noted that all prefixes in English are derivational. However, suffixes may be either derivational or inflectional. यानी अगर हम कोई भी प्रेफिक्स लगाते हैं तो वह डेरिवेशनल ही होगा, लेकिन अगर सफिक्स लगाते हैं तो डेरिवेशनल भी हो। डेरिवेशनल भी होगा और इनफ्लेक्शनल भी होगा। हाँ, हमने ओके, यहाँ हमने कहा कि affix can be either derivational or inflectional, but when we use prefixes, then they are always derivational. But suffixes may be either derivational or inflectional. एक चीज ध्यान में रखना है कि जब कहा मैंने देखा जाता है कि जो भी प्रेफिक्स हम लगाते हैं इंग्लिश में वो डेरिवेशनल ही होते हैं, लेकिन सफिक्स डेरिवेशनल भी हो सकते हैं और इनफ्लेक्शनल भी हो सकते हैं। तो इनफ्लेक्शनल एफिक्सेज हैं क्या?
कहते हैं देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ डेरिवेशनल एफिक्सेज इन इंग्लिश. In contrast, there are only 8 inflectional affixes in English and these are all suffixes. समझ में आया कि डेरिवेशनल एफिक्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन इनफ्लेक्शनल एफिक्सेज जो सफिक्सेज के रूप में यूज होते हैं वो सिर्फ 8 हैं इंग्लिश में. English has the following inflectional suffixes which serve a variety of grammatical functions when added to specific types of words. यानी अलग अलग वर्ड्स में जब इन सफिक्सेज को लगाया जाता है तो उसके अलग अलग अर्थ और अलग अलग ग्रामेटिकल फंक्शन होते हैं. यानी डेरिवेशनल जो एफिक्स हैं वो बहुत सारे हैं इंग्लिश में, लेकिन इनफ्लेक्शनल एफिक्स इंग्लिश में 8 हैं और वो ग्रामेटिकल फंक्शन के अनुसार अलग अलग टाइप से यूज होते हैं. कहाँ कहाँ यूज होते हैं ये आप देख लो. जैसे हमें किसी चीज का प्लूरल बनाना हो, फ्लावर है तो क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा वो फ्लावर्स. बुक्स, पेन, मैंने जिस चीज में आप भी एस लगाओगे तो क्या बन जाएगा? प्लूरल. तो पहला एक सिंपल एस हो गया जो नाउन प्लूरल बनाता है. और दूसरा जब एपस्ट्रॉफी एस लगा उसके बाद एस लगाते हो, कहते हैं ना राम्स, तो राम के ऊपर क्या लगाते हैं? राम का या की किसी का भी हो. तो ये जैसे डॉली की बुक है, दीपाली की है, तो क्या लगाते हैं? दीपाली लगाओगे ना, तो एपस्ट्रॉफी उसके बाद एस लगाओगे. याद है कि भूल गए? पता है तुम्हें? हाँ, तो उसमें ऊपर एपस्ट्रॉफी उसके बाद एस लगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? पॉजेसिव केस हो जाता है वो. हाँ, तो पहला एस में आप सिर्फ एस लगाओगे, दूसरे में एपस्ट्रॉफी एस लगाओगे, वो भी एस ही है, लेकिन वो भी सफिक्स है. ये देखो इनफ्लेक्शनल एफिक्स है वो भी. तो इससे क्या होता है? नाउन पॉजेसिव बन जाता है वो. फिर आप जैसे वर्ब प्रेजेंट टेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर याद करो, सिर्फ एस लगाते हैं इसमें प्रेजेंट टेंस में, वर्ब में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सिंगुलर में क्या होता है जिसमें हम एस लगाते हैं? वर्ब में प्रेजेंट टेंस में थर्ड पर्सन में क्या क्या आता है? जैसे वह खाता है तो क्या बनाते हैं? इट्स. तो वर्ब में क्या लगाया? एस लगाया ना, एस लगाया, यहाँ भी एस लगाया ना. तो कहते हैं कि वर्ब प्रेजेंट टेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर में एस लगाते हैं. तो हमने आपको 3 तरह के एस बताया अभी आपको, तीनों इनफ्लेक्शनल एफिक्सेज में आते हैं. पहला जो प्लूरल बनाने के काम में आता है उसमें यूज होता है. दूसरा जो किसी का या किसी का है इसको बताने के काम में आता है पॉजेसिव में, नाउन पॉजेसिव एपस्ट्रॉफी एस. और तीसरा वर्ब प्रेजेंट टेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही इट्स, राम इट्स, ने इसमें सिंगुलर में लगता है थर्ड पर्सन में. इसके बाद चौथा जो इनफ्लेक्शनल एफिक्स है वो क्या है? आईएनजी, वर्ब प्रेजेंट. ये आपको पता है, ही इज रीडिंग, यू आर रीडिंग, क्या लगता है वर्ब में? वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑब्लिक जेरंड भी लिख सकते हो, क्योंकि हम लोग जेरंड जब इसको नाउन के रूप में यूज करते हैं तो क्या हो जाता है? जेरंड, जो हमने आपको पहले बताया था, इसलिए हमने कुछ कुछ चीजें आपको पहले बता दी थी. जेरंड क्या होता है? जैसे हमने बताया कि हाँ स्लीपिंग इज नेसेसरी फॉर अस, तो यहाँ स्लीपिंग क्या हो गया? तो जेरंड है ना. तो इस तरह आईएनजी जो है इनफ्लेक्शनल एफिक्स किसमें यूज होता है? वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड जेरंड. फिर है जैसे ईडी, ये कहाँ यूज होता है? वर्ब सिंपल पास्ट टेंस, वर्ब सिंपल पास्ट टेंस में, जैसे ही रिच्ड, आई रिच्ड, आई, माने जो भी आप ईडी लगाते हो जिसमें भी, इसीलिए लिखा वर्ब सिंपल पास्ट टेंस.
जब भी हम पास्ट टेंस बनाते हैं तो क्या करते ही, किसी किसी में तो ईडी नहीं लगता तो वहां तो वो तो नहीं लगेगा ना, जैसे जिसमें लगता है वहां जो ईडी लगा वो क्या है, एफिक्स है और इनफ्लेक्शनल है। फिर है ई एन, वर्ब पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल। अब इसमें आपको टेंस भी याद करना पड़ेगा थोड़ा। ई एन लगाते हैं ना, जैसे ईट का आप तीनों रूप बताओ क्या होता है, ई ए टी, इटेन। तो पार्टिसिपल में क्या लगाया हमने, ई एन लगाया ना, इट एट इटेन। तो ई ए टी के बाद क्या लगाया, ई एन, ई एन। तो ई, यहाँ जो ई एन लगा ये भी आपका इनफ्लेक्शनल एफिक्स है। फिर आप कंपेरेटिव, अब यहाँ डिग्री की बात आ गई। डिग्री आप जानते हो, याद है, 3 तरह की डिग्री होती है। हाँ, पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव। तो जब कंपेरेटिव बनाते हैं हम तो क्या करते हैं, जैसे राम इज टॉल मान लो, तो ये कौन सी डिग्री में है, पॉजिटिव। हमने कहा राम इज टॉलर देन श्याम, कंपेरेटिव हो गया। राम इज द टॉलेस्ट बॉय, सुपरलेटिव हो गया। तो हमने कंपेरेटिव में टॉल में क्या लगाया, ई आर, तो दिस इज ऑल्सो इनफ्लेक्शनल एफिक्स। और सुपरलेटिव में क्या लगाया, ई एस टी, तो दिस इज ऑल्सो इनफ्लेक्शनल एफिक्स। तो हमने देखा देयर आर 8 टाइप्स ऑफ इनफ्लेक्शनल एफिक्सेज। और ये बहुत इजी है, जैसे 3 तो एस ही है ना, एक एस नाउन प्लूरल, दूसरा एपोस्ट्रोफी एस नाउन पॉजेसिव, तीसरा एस वर्ब प्रेजेंट टेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर बनाने में। फिर है चौथा आईएनजी, वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल या जेरंड बनाने के लिए। ईडी, वर्ब सिंपल पास्ट टेंस बनाने के लिए। ईएन, पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल के लिए। और ईआर, एडजेक्टिव कंपैरेटिव। और ईएसटी, एडजेक्टिव सुपरलेटिव। समझ में आ गया। कि डेरिवेशनल एफिक्सेस बहुत सारे हैं, जो अनहेल्दी ईआर जो भी हम लगाते हैं माने आगे, लेकिन उसमें डेरिवेशनल में जो एफिक्सेज हैं वो सिर्फ दोनों टाइप के हो सकते हैं, लेकिन इनफ्लेक्शनल क्या है, ये सिर्फ सफिक्स हैं और सिर्फ 8 हैं। समझ में आ गए। ये तो हो गए आपको एफिक्सेज सफिक्सेज। इनमें आप और भी ढूंढोगे तो आपको और भी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल मिलेंगे। जैसे इससे आप सेंटेंस भी बना सकते हो। जैसे सी, हमने आपको बताया, जैसे एक सेंटेंस बोलते हैं, शी लव्स हॉकी, या कुछ भी ले लो, कोई भी गेम, क्रिकेट, या सी रीड्स बुक, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। तो इसमें क्या लगाया हमने, कौन सा, इसमें इनफ्लेक्शनल एफिक्स कहाँ है, हाँ। और दूसरा सेंटेंस हम बता रहे हैं आपको, ही वेटेड पेशेंसली, ईडी, हाँ। इसमें और भी है, लेकिन हम सिर्फ इनफ्लेक्शनल की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। दे आर वाचिंग टीवी, आई एन जी। तो फोर्थ सेंटेंस हम आपको बोलते हैं, आई हैव नॉट इटन लंच, जो कि सच में भी लंच अभी हमने नहीं किया है, सही बात है। ठीक है, आई हैव नॉट इटन लंच, इसमें ईएन है, ठीक है। इस तरह अब आप समझ गए। जैसे पीटर्स या योर्स कार इज न्यू, या राम्स कार इज न्यू, तो इसमें कहाँ है, इनफ्लेक्शन। हाँ, अब समझ गए आप। ठीक है, इस तरह हाँ लोगे।
तरह हमने 2 तरह के मॉर्फीम आप लगभग आप समझ गए कि रूट मॉर्फीम और बाउंड मॉर्फीम। वैसे अभी इसके और भी क्लासिफिकेशन अलग-अलग जगह पे अलग-अलग टाइप के मिलेंगे आपको। लेकिन जो ईज़ीएस्ट है वो आप समझ सकते हो। जैसे हमने आपको एक शब्द बोला था अनब्रेकेबल, बोला था ना? इसमें कहते हैं कि 3 मॉर्फीम्स हैं। कैसे? हाँ, में 3 मॉर्फीम। हाँ, एक तो ब्रेक है। हाँ, 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 आप सही बोला, बिल्कुल सही। इज कंपोज्ड ऑफ 3 मॉर्फीम्स। इसमें एक रूट है यानी फ्री मॉर्फीम है और 2 बाउंड मॉर्फीम है। और कुछ बताऊं? आज के बाद तो अभी कौन आ रहा है? क्या पढ़ाएं से? ज्योति। छुट्टी हो चुकी, आज ही पर है। आज से 30 से 31 तक छुट्टी है। छुट्टी में क्या करो? छुट्टी में क्या करोगे? कुछ आइडिया नहीं है, अभी कॉलेज का ही आइडिया नहीं है, एग्जाम का क्या बताऊं? क्लास क्यों होगी, क्यों लेगा कोई, ये बताओ। 1 मिनट रुक जाओ फिर।